अकाउंटेबिलिटी, ट्रू एंड फेयर व्यू, हमने सारी चीजें देखनी है, ठीक है जी। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, ऑडिटर की जिम्मेदारी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको एक जगह पे मिल जाएंगी। इसमें पूरी आईकैप की किताब कवर्ड है, ठीक है। और तकरीबन पिछले 12 अटेम्प्ट के पास पेपर्स भी सुकून से इसमें कवर हुए हैं, ठीक है। नहीं बोला सर, आकाश का टोटल किताब 500 पेजेस की है, ठीक है, दोनों का पोर्शन है इसमें। मैं अपने हिस्से का तो पीडीएफ दे दूंगा, उससे मैं पूछ के तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। इसी में डेफिनेशन कॉन्सेप्ट सब इसी में, क्यों ये रोकड़ा दे तुम्हें क्या। अच्छा जी सर, फोटो तो देखिए, मैं देखता हूँ, बताता हूँ। सर बुक कैसे ऑर्डर करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक वेबसाइट पे जाना पड़ेगा आपको, लॉगिन करना पड़ेगा, वहां से आपको। अच्छा जी सर, मुझे एक बात बताएं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेमवर्क होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क है कि भाई हर मुल्क में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनने। आसान में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का फ्रेमवर्क कौन सा है? नहीं, गलत। सबसे पहले चीज मान रखो, हमारा फ्रेमवर्क आईएफआरएस नहीं है। हमारा फ्रेमवर्क है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में ये लिखा है कि आप क्या करो, आईएफआरएस अडॉप्ट करो, ऐसा है। तो हमारा फ्रेमवर्क कैसा है? हमारा कंपनी लॉ में सर शेड्यूल्स दिए हुए, डिस्क्लोजर्स के लिए, और बताया हुआ है कि आपने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने। डन। अच्छा, क्या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में जितनी रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं और जो आईकैप जो सर हमारे कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट्स से सब बराबर नहीं है। कुछ जगहों पे कंपनी लॉ में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स और डिस्क्लोजर ट्रीटमेंट्स डिफरेंट है। तो फिर बताओ, अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा आईएफआरएस में कंपनी लॉ में, तो हम किसको अप्लाई करेंगे? कंपनी लॉ को अप्लाई करेंगे। इसका मतलब हमारा जो फ्रेमवर्क है वो है तो आईएफआरएस, लेकिन किसकी तरफ से प्रिस्क्राइब्ड है? कंपनी लॉ की तरफ से। और अगर सर आईएफआरएस और उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए तो सर क्या सुपरसीड करेगी? सर कंपनी लॉ सुपरसीड करेगा, पक्का। आप दूसरी तरफ जा रहे हैं तो यार एक अजाब में आ गया हूं यार इस माइक की वजह से। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है मेरे बच्चों? साफ आ रही है, वैसी आ रही है? ऐसा है? हाँ जी, दूसरी तरफ जाते हैं तो प्रॉब्लम आती है। चलो ठीक है, मैं यही खड़ा रहता हूँ, ठीक है। बोर्ड में देखो। अब सुनो 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 सुनो, एक मैनेजमेंट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है, क्या करेगी वो? कंपनी लॉ खोलेगी, देखेगी को फ्रेमवर्क डिस्क्राइब्ड है, प्रेस्क्राइब्ड है। अगर है तो फिर हमने क्या करना है? फ्रेमवर्क को फॉलो करना है। तो फ्रेमवर्क अडॉप्ट करना, फ्रेमवर्क पिक करना जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बना रहा है? मैनेजमेंट बना रही है। ये कौन डिसाइड करेगा कि मैं आईएफआरएस अप्लाई करने चाहिए, यूएस गैप अप्लाई करने चाहिए? मैनेजमेंट। ऐसा मैनेजमेंट को गाइडेंस के तौर पे लॉ ने ये बताया हुआ है कि जी आप हमारी ट्रीटमेंट अप्लाई करें, हमारा फ्रेमवर्क अप्लाई करें। इसका मतलब है सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पिक करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। और सर ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पिक करने के लिए या तो लीगल रिक्वायरमेंट्स हो, अगर लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं तो पहले आपने उसको अडॉप्ट करना है। व्हाट इफ के लीगल रिक्वायरमेंट्स ना हो, ना लिखा हो कि लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं है सर, फिर अब नहीं 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 नहीं। अब आप देखें कि एंटिटी की नेचर क्या है। एंटिटी की नेचर क्या है? एंटिटी की नेचर का मतलब सर कुछ छोटी एंटिटीज होती हैं, कुछ बड़ी एंटिटीज होती हैं। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस पे पूरा आईएफआरएस अप्लाई नहीं होता, उनके लिए अलग आईएफआरएस है। आप उस पर लिखेंगे तो वो लिखा होगा जनाब, आप देखेंगे तो चीज आपको नजर आएगी कि आईएफआरएस फॉर एसएमईज। जो नॉर्मल वाले आईएफआरएस आप पढ़ते हो ना, ये किसके लिए? तो उसमें क्या फर्क है? छोटी कंपनी क्या है जो एसएमईज के आईएफआरएस? हाँ सर, एसएमईज के आईएफआरएस के अंदर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट सिग्निफिकेंटली कम है, ठीक है जी, बहुत कम। इसमें ऑडिट भी स्मॉल कंपनीज पे नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाज़ छोटी सी कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी होती है, उसका ऑडिट करना क्या हो जाता है?
लाजमी हो जाता है। हम क्या पढ़ रहे हैं सर? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन प्रेस्क्राइब करेगा? या तो लॉ प्रेस्क्राइब करेगा, नहीं है तो फिर मैनेजमेंट को जजमेंट लेनी है। मैनेजमेंट जजमेंट कैसे देगी? नेचर ऑफ द एंटिटी देख ले। बड़ी एंटिटी है तो क्या करे? आईएफआरएस अडॉप्ट कर ले। छोटी एंटिटी है तो क्या करे? आईएफआरएस फॉर एसएमई अडॉप्ट कर सकती है। ऐसा बाज़ औक़ात नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको देखने पड़ते हैं। फाइनल का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है साल का, उसमें पूरे आईएफआरएस अप्लाई होते हैं, बड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। लेकिन सर याद रखिएगा, जो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उन पे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पूरी अप्लाई नहीं होती। आप देखिए किसी भी कंपनी के इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाओगे ना, 25 पेज के होंगे, 20 पेज के होंगे, छोटा सा किताबचा होगा। लेकिन जब आप एनुअल रिपोर्ट उठाते हो तो वो 400 पेजेस का होता है। क्यों? क्योंकि सर जो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उस पर पूरे स्टैंडर्ड्स अप्लाई नहीं होते। आईएफआरएस में लिखा है कि अगर इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो तो ये 25 रिक्वायरमेंट्स अप्लाई नहीं होगी। ऐसा अब बताओ, फ्रेमवर्क पिक करने के लिए सबसे पहले क्या देखा जाए? लॉ। नहीं है तो फिर आप क्या करें? नेचर ऑफ एंटिटी देखें, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें। नेचर ऑफ एंटिटी का मतलब एंटिटी देखें, बड़ी है छोटी है, उसके हिसाब से आईएफआरएस पिक करें। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें तो फुल है या इंटरिम है, आप उसके हिसाब से देखें। फिर सर मैं मिसाल के तौर पर बैंक के पास गया लोन लेने के लिए। क्या लेने के लिए गया? लोन लेने के लिए। बैंक ने कहा जी मुझे ऑडिट करवा देना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के लेके आया। मैंने कहा सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसने कहा नहीं, आईएफआरएस के हिसाब से नहीं चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किसके हिसाब से? ना, हमारे हिसाब से चाहिए। बैंक ने हमें एक फॉर्मेट दिया, बोला इस फॉर्मेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके आओ। ठीक है जी, मैंने उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दी और ऑडिट भी करवा दिया। सर मैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता हूं। क्यों? बात होता है टैक्स के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करवाने होते हैं वो किसके रूल्स के हिसाब से बनते हैं? तो मुझे एक बात बताएं, अगर 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 मैं देखूं कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पर्पस क्या है, तो बाज़ पर्पस से डिटरमिन करता है कि आपको फ्रेमवर्क कौन सा पिक करना चाहिए। बैंक लोन के लिए अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे हो तो नॉर्मल आईएफआरएस वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोगे? नहीं, किसके हिसाब से दोगे? जो बैंक की रिक्वायरमेंट है। सर टैक्स वाला बाज़ कहते हैं कि मुझे इस उसूल के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दो, तो आप उस उसूल के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। अब मुझे एक बात बताएं, क्या पूरी दुनिया में एक ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है? नहीं, आमतौर पे हर मुल्क का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन डिफाइन करता है? लॉ डिफाइन करता है। लॉ में लिखा है अप्लाई कर दो, लॉ में नहीं लिखा तो फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एंटिटी के नेचर को देखो, उसके हिसाब से पिक कर लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नेचर को देखो, उसके हिसाब से पिक कर लो। या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पर्पस देख लो कि किस लिए बना रहे हो, उसके हिसाब से पिक कर लो। मैंने आपको सारों पे एग्जांपल दे दी कि नेचर ऑफ एंटिटी देख के हम फाइनेंशियल फ्रेमवर्क कैसे पिक कर सकते हैं। छोटी एंटिटी के लिए आईएफआरएस फॉर एसएमईज, बड़ी एंटिटीज के लिए फुल आईएफआरएस। सर हाफ ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए छोटे इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स, और सर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए मुकम्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सर अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी बैंक के लिए बना रहा हूँ, मखसूस यूजर के लिए, या मैं टैक्स अथॉरिटीज के लिए बना रहा हूँ, तो उसका फ्रेमवर्क बैंक या वो रेगुलेटरी अथॉरिटी मुझे प्रोवाइड करेगी, जिसकी बेसिस पर मैं क्या करूंगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दूंगा। ऐसा है, ये बात समझ आती? अब फिर रिपीट कर रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी? फ्रेमवर्क सेलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी? फ्रेमवर्क पे गाइडेंस कहां से मिलेगी? लॉ में मिलेगी। लॉ में गाइडेंस नहीं है तो एंटिटी की नेचर देख के डिसाइड कर लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नेचर देख के डिसाइड कर लो, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पर्पस बाजू का डिटरमिन करता है कि आपको कौन सा फ्रेमवर्क अप्लाई करना है। ऐसा इसमें ऑडिटर का क्या रोल है? ऑडिटर आगे सबसे पहला काम, ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले, ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले चेक करेगा कि जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए पिक किया है, क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं कंपनी का ऑडिट करने आ रहा हूँ, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूएस गैप के हिसाब से बनाए, तो मैं ऑडिट एक्सेप्ट करूं? मैं बात ही नहीं कर रहा विड्रॉ करने की, मैं क्या कर रहा हूँ? एक्सेप्ट ही करूं या ना करूं। ऐसा तो सबसे पहले जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने जाते हैं ना, हम 2 कस्में लेते हैं। क्या करते हैं? 2 कस्में लेते हैं। किससे? वो 2 कस्में कहलाती हैं प्रीमाइस ऑफ ऑडिट। क्या कहलाती है? प्रीमाइस ऑफ ऑडिट। पहली कसम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाओगे और जो फ्रेमवर्क आपने सेलेक्ट किया वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ये 2 कस्में हम लेते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाएगा? मैनेजमेंट बनाएगी, और जो फ्रेमवर्क सेलेक्ट किया बनाने के लिए वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की, फ्रेमवर्क सेलेक्ट करने की जिम्मेदारी ऑडिटर आगे क्या करता है? एक्सेप्ट करने से पहले चेक करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए जो फ्रेमवर्क यूज हो रहा है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। व्हाट इफ के वो अप्रोप्रिएट ना हो,
ठीक है जी। द ऑडिटर एट द इंसेप्शन ऑफ द ऑडिट इंश्योर्स दैट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट इज अप्रोप्रिएट। इफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज नॉट अप्रोप्रिएट तो क्या होगा? हम मैनेजमेंट को कहेंगे प्यारे भाई आप क्या करो, उसको चेंज कर दो। अगर मैनेजमेंट चेंज कर दे तो मैं ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है जी। और अगर नहीं चेंज करे तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। विड्रॉ का तो सीन ही नहीं है, मैं क्या करूंगा? डू नॉट एक्सेप्ट, ऐसा। अब बताओ सर ऑडिट का प्रेमाइस क्या है? मैनेजमेंट की एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी for preparation of financial statements, and number 2 selection of an appropriate financial reporting framework। ये जिम्मेदारी किसकी है सर? मैनेजमेंट की है। सर मैनेजमेंट को गाइडेंस कहां से मिलेगी? लॉ से मिलेगी कि फ्रेमवर्क कौन सा सही है। सर अगर लॉ में नहीं लिखा हुआ तो फिर नेचर ऑफ एंटिटी देख के डिसाइड कर लें, एंटिटी बड़ी है छोटी उसके हिसाब से फ्रेमवर्क पिक कर लें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नेचर देख लें, जो फुल ईयर है हाफ ईयर है उसके हिसाब से फ्रेमवर्क डिसाइड कर लें। या ये देख लें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवामुल नास के लिए बन रहा है या किसी मखसूस यूजर के लिए यानी बैंक और रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए बनना है, तो फ्रेमवर्क उसके हिसाब से पिक करें, ऐसा। तो सर फ्रेमवर्क अगर गलत पिक हुआ है तो ऑडिटर क्या करेगा? मैनेजमेंट से कहेगा कि इसको चेंज कर दो। और अगर मैनेजमेंट चेंज नहीं करेगी तो वो क्या करेगा? विड्रॉ कर जाएगा। विड्रॉ नहीं सर, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ऐसा है। सर पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी जिसका फ्रेमवर्क अजीबो गरीब हो, अजीबो गरीब फ्रेमवर्क हो? कोई ऐसी कंपनी है जो अजीबो गरीब फ्रेमवर्क के हिसाब से ऑडिट करती है? सर मैं बता रहा हूँ आपको, पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट का इदारा है जो शिप्स को ब्रेक करता है, क्या कहलाता है? केपीटी है ना। केपीटी के जो केपीटी का अकाउंट्स हैं, शिप ब्रेकिंग कंपनी और जो बाकी पोर्ट ट्रस्ट है, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं कैश बेसिस पे। इसमें कैश बेसिस पे बनते हैं। सर अब मुझे एक बात बताएं, क्या फ्रेमवर्क अप्रोप्रिएट है? नहीं, तो फिर ऑडिटर ऑडिट क्यों करता है? आगे एक स्टैंडर्ड आप पढ़ोगे ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ठीक है जी, उसमें बात लिखी हुई है कि अगर फ्रेमवर्क इनअप्रोप्रिएट हो और ऑडिटर कहे कि जी मैं ऑडिट नहीं कर रहा, लेकिन लॉ उसको कहे कि तुम्हें ऑडिट करना है और इसी फ्रेमवर्क के हिसाब से करना है, तो फिर वो क्या करता है? फ्रेमवर्क अडॉप्ट कर लेता है, जो इवन इनअप्रोप्रिएट भी होता है। लेकिन वो चीज आप वहां पढ़ो। आमतौर पर इनअप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क के ऑडिटर क्या करता है? ऑडिट को मना कर देता है, ऐसा है। फिर रिपीट कर रहा हूं सर, फ्रेमवर्क डिसाइड करने की जिम्मेदारी किसकी? मैनेजमेंट की। फ्रेमवर्क डिसाइड करने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की। कहां से पता चलेगा फ्रेमवर्क कौन सा सही कौन सा गलत है? लॉ से। नहीं पता चल रहा तो नेचर ऑफ एंटिटी देख लो, फिर नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लो और पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लो। अगर ऑडिटर को इनअप्रोप्रिएट लगती है ये जो है वो, तो फिर क्या करें? सर एक्सेप्ट ही ना करें, और एक्सेप्ट ना करें पहले मैनेजमेंट को कहे कि इसको चेंज कर दो। अगर मैनेजमेंट नहीं चेंज करती तो फिर विड्रॉ करें, ऐसा। विड्रॉ करें नहीं सर, मैनेजमेंट को मना कर दे कि जी मैं ऑडिट नहीं कर रहा, ऐसा। आपने शिपिंग कंपनी के बारे में मैं बताया था कि केपीटी जो है ना कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, जो कि एक अप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क नहीं है, लेकिन फिर भी ऑडिटर उसका ऑडिट करता है। क्यों? क्योंकि वहां पाकिस्तानी लॉ का डंडा है कि भाई आपने इसी तरह ऑडिट करना है, ठीक है जी। तो फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ है, उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा, जबकि वो इनअप्रोप्रिएट है, ठीक है जी। बड़े हमारे दोस्त, ये किसी ने कॉपी वॉपी तो नहीं करना ना? अभी दे देता हूँ बेटा, क्लास खत्म होने से पहले ना एक बंदा ये कर लिया करे, इधर आके ना अपना व्हाट्सएप लॉग इन करके ग्रुप पे डाल दिया करे, ठीक है, मैं उसको अलाउ कर दूंगा, ठीक है? ईमेल कर दिया करे भाई, गरीब आदमी। अच्छा जी, बोर्ड में देखना दोस्त, सर हमारा पूरा एक ऑडिट स्टैंडर्ड है आईजा 500, ठीक है जी, इसका नाम है ऑडिट एविडेंस, ठीक है जी। जरा सा उसको हम बेसिक्स उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करें, क्योंकि आगे के टॉपिक के लिए हमें जरूरत है। मुझे एक बात बताओ, ऑडिट एविडेंस कितना होना चाहिए? सफिशिएंट होना चाहिए और अप्रोप्रिएट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है सफिशिएंट होना चाहिए? कंक्लूसिव होना चाहिए। एक बात बताओ, सुनो, मैं तुम्हें छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ सर। मुझे एक बात बताओ, मेरे पास 1 करोड़ ट्रांजैक्शन है, कितनी वेरीफाई करूं? सैंपल बेसिस पे कितनी? 5, 2, 1, कितनी? चलो इसको छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, मैं एक बंदे का रिसीवेबल कंफर्म करना चाहता हूँ, रिसीवेबल का बैलेंस वेरीफाई करना चाहता हूँ, क्या कंफर्मेशन भेज दे?
सर जो डॉक्यूमेंट्स सेल्स के डॉक्यूमेंट्स है वो चेक करने हैं, जो सब्सिक्वेंटली कैश आ गया उससे। आप तो ऑडिट करने जाते हो, रिसीवेबल होता है ना, लेकिन 2.5 महीने वहीं बैठे रहते हो। 2.5 महीने में एक कस्टमर जो पैसे लेके गया होता है, फूड्स लेके गया होता है, तो पैसे दे भी देता है ना, पता चल जाता है कि जेन्युइन रिसीवेबल है या नहीं है। तो मुझे एक बात देना सर, कितना एविडेंस जमा किया जाए, इट्स अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिसमें एक ऑडिट प्रोसीजर भी इनफ होता है, कुछ ऐसी होती हैं जिसके अंदर 5 ऑडिट प्रोसीजर्स करने के बाद भी लोगों का रिस्क मिटिगेट नहीं होता। तो सफिशिएंसी इज अ मैटर ऑफ जजमेंट। सफिशिएंसी का मतलब है क्वांटिटी, कितना एविडेंस जमा किया जाए, कितनी ट्रांजैक्शंस वेरीफाई की जाए, इट्स अ मैटर ऑफ जजमेंट। सर ये ऑडिटर का जजमेंट है, वो हर इंडस्ट्री, हर कंपनी, हर जो है वो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से जो है वो सैंपल डिसाइड करता है। ऐसा अप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या है? ना चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, बोर्ड पे देखो, 2 मिनट बोर्ड पे देखो जी, पूछो पूछो पूछो, डिस्कस करेंगे क्या? डिस्कस नहीं नहीं, आयजा 200 में एक चीज है, वो है एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट। ये भी हमारे ना पूरा आयजा 200 की समरी है। हमने उसमें ये पढ़ा कि जी एक ऑडिट में 3 पार्टीज होती हैं। कौन कौन सी? मैनेजमेंट है, ऑडिटर है और शेयर होल्डर है। ऐसा ये 3 लोग हैं। मैनेज कौन कौन है? ऑडिटर, मैनेजमेंट और शेयर होल्डर। ठीक है जी, 3 पार्टीज का ताल्लुक है आपस में। सर किस चीज का ऑडिट होना है? ये किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके हिसाब से बनते हैं? फ्रेमवर्क के हिसाब से बनते हैं। ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई कौन करता है, चेक कौन करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है? क्या जमा करता है वो, और क्या करता है? ऑडिट रिपोर्ट देता है। ऐसा ये 5 एलिमेंट्स है एक ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर। एक ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर इन 5 में से एक भी मिस होगा, वो ऑडिट एंगेजमेंट ही। 3 पार्टीज होना लाजमी, ठीक है जी। एक सब्जेक्ट मैटर होगा जिसका ऑडिट हो रहा होगा। सब्जेक्ट मैटर क्या है हमारे पास? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके हिसाब से बने, ये क्राइटेरिया होगा। क्या होगा? ये क्राइटेरिया होगा, फ्रेमवर्क होगा। ऐसा ये कैसे पता चलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्राइटेरिया के हिसाब से बने या नहीं बने? उसके लिए ऑडिट एविडेंस जमा करना पड़ेगा, और ऑडिट एविडेंस जमा करने के बाद हम क्या करेंगे? कंक्लूजन देंगे, रिपोर्ट देंगे। क्या हमने तीनों पार्टीज देखी हैं? देख ली, तीनों का आपस में रिलेशनशिप देख लिया। क्या हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता? क्या हमने फ्रेमवर्क के बारे में बात कर ली? अब हम बात करेंगे इसके बारे में, के बारे में। हम आज 500 पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन ब्रीफली उसको डिस्कस जरूर कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं ऑडिट एविडेंस क्या होना चाहिए? अप्रोप्रिएट, सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट। ऐसा अब मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे बताओ, गौर से देखो। मुझे बताएं कंपनी के पीपी में आ रहा है 5 टेबल्स, गौर से सुनना। एक टेबल की वैल्यू 1000, कितने? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। मुझे बताओ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसने बनाया? किसने बनाया? पता है मैनेजमेंट क्या कह रही है? मैनेजमेंट कह रही है हमारे पास 5 टेबल मौजूद हैं जो बुक्स पे आ रहे हैं, वो फिजिकली एग्जिस्ट भी करते हैं। यानी मैनेजमेंट क्या कह रही है कि ये पीपी एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा रुको तो सही, मैनेजमेंट ये भी कह रही है कि 5 से ज्यादा टेबल्स नहीं, 5 ज्यादा टेबल्स यानी ये कंप्लीट भी हैं। ऐसा अगर टेबल 6 और बुक्स पे 5 आ रहे हैं, टेबल 6 बुक्स पे कितने आ रहे हैं? तो मुझे बताओ हमारी एग्जिस्टेंस का इशू है या कंप्लीटनेस का इशू है? कंप्लीटनेस का इशू है भाई। हम कह रहे हैं कि 6 एसेट्स एग्जिस्ट करते हैं, बुक्स पे कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। इसका मतलब है बुक्स कंप्लीट नहीं है। अगर बुक्स पे 5 हो, फिजिकली 4 हो, तो हम कहेंगे जी एक एसेट बुक्स पे आ रहा है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा है बुक्स पे ज्यादा हो, फिजिकली कम हो, हम कहेंगे एग्जिस्टेंस का इशू। एक एसेट बुक्स पे है लेकिन एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिजिकली ज्यादा बुक्स पे कम आ रहे हो, हम कहेंगे जनाब हमारी बुक्स कंप्लीट। मुझे बताओ पीपी 5000, इसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट कह रही है 5 फिजिकली भी एग्जिस्ट करते हैं, बुक्स पे भी 5 ही हैं। ना बुक्स इनकम्प्लीट है
ना बुक्स पे कोई मौजूद एसेट ऐसा है कि जो फिजिकली ना हो, ऐसा नहीं है। जितने एसेट बुक्स पे लिखे उतना ही फिजिकल है, और जितना फिजिकल है उतना ही बुक्स के ऊपर है। बुक्स कंप्लीट भी हैं और जितने एसेट्स हैं वो फिजिकली एग्जिस्ट भी करते हैं। फिर हम कह रहे हैं जनाब जितने एसेट एग्जिस्ट करते हैं सारे हमारे हैं। क्या बात कर रहा हूँ, ओनरशिप, ऐसा सारे हमारे। एक कंपनी की पार्किंग लॉट में 5 गाड़ियां खड़ी हैं, जब 5 के 5 गाड़ियां उसी की तो देखना पड़ेगा, ऐसा। अब बताओ मैनेजमेंट क्या कह रही है, मेरे पास 5 टेबल्स हैं, 5 टेबल्स हैं, 5 ही बुक्स पे आ रहे हैं। बुक्स पे जितने टेबल्स आ रहे हैं फिजिकली भी उतने एग्जिस्ट करते हैं। ये 5 के 5 टेबल किसके, हमारे हैं। और ये जो वैल्यू आ रही है ना ये बिल्कुल सही है, एसेट इम्पेयर्ड नहीं है, ऐसा। 4 बातें मैनेजमेंट ने बोली है। क्या चीज, मेरे सारे एसेट्स एग्जिस्ट करते हैं जो बुक्स में, जो एसेट एग्जिस्ट करते हैं वो बुक्स में मौजूद है, कंप्लीट है बुक्स। फिर ये एसेट्स मेरे हैं और इनकी वैल्यू बिल्कुल, ये एक लाइन जो मैनेजमेंट ने डाली है ना, इतनी सारी बातें मैनेजमेंट कर गई है। अब बताओ सर इसको वेरीफाई कैसे करूं, मुझे एग्जिस्टेंस वेरीफाई करनी है कि चीजें एग्जिस्ट करती है नहीं। मैं एग्जिस्टेंस वेरीफाई करनी है, मेरी बुक्स पे 5 टेबल्स आ रहे हैं, क्या करूं, कैसे वेरीफाई करूं, जाके देख के आ जाए 5 हैं या नहीं है। कंप्लीटनेस इंश्योर करनी है तो पहले आप फिजिकली देख के आए और फिर किताब देखें कि इतने चीजें आपकी किताब पे आ रही हैं या नहीं। गौर से सुनो, मैं शीट हाथ में रखूं और एसिड्स गिनती करूं, क्या वेरीफाई कर रहा हूं, एग्जिस्टेंस। गौर से सुनो, मेरे हाथ में शीट है, शीट पे 5 टेबल्स आ रहे हैं, मैं गिनती कर रहा हूं, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, टेबल 5, हाँ भाई सब एग्जिस्ट करते हैं। जब आप शीट टू फ्लोर आ रहे होते हैं तो एग्जिस्टेंस चेक कर रहे होते हैं। अब आपने कागज छुपा लिया, अब आपने कहा ये चेक करो ये कीबोर्ड आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, नहीं। अब आप कंप्लीटनेस चेक कर रहे हो, अब आप देख किसको रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, चीजें उठा रहे हो फिजिकली और ट्रेस कर रहे हो उसको किसमें, बुक्स के अंदर के बुक्स कंप्लीट हैं या नहीं, ऐसा है। अगर मुझे एग्जिस्टेंस वेरीफाई करनी होगी कैसे करूंगा, शीट उठाऊंगा उसमें एक चीज निकालूंगा फिजिकली देख के आ जाऊंगा, ऐसा। अगर कंप्लीटनेस इंश्योर करनी है तो फिजिकली एक चीज उठाऊंगा देखूंगा मेरी बुक्स पे आ रही है या, ऐसा है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको भेजा गया कि जाओ जरा कंप्लीटनेस इंश्योर करो, क्या करना चाहिए मुझे, चीजें उठाई एक एक करके ट्रेस किया, ऐसा। तुमने जो ऑडिट एविडेंस जमा किया वो अप्रोप्रिएट है ना, हाँ सर। व्हाट इफ के तुम्हें कंप्लीटनेस इंश्योर करने के लिए भेजा गया होता और तुम शीट से फ्लोर में जा रहे होते तो मैं कहता ऑडिट एविडेंस जमा तो किया लेकिन ये अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि यार एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस को छोड़ो ओनरशिप वेरीफाई करनी, तो बताओ मैं शीट टू फ्लोर आऊं या फ्लोर टू शीट आऊं, कुछ भी नहीं करे सर, कागजात जाके चेक करे गाड़ी हमारी है या नहीं है। मैंने एक छोटे टुच्चे जूनियर को भेजा कि जाओ देख के आओ ये गाड़ियां कंपनी की है या नहीं, वो गया सर पार्किंग लॉट में, सर गाड़ी खड़ी है पार्किंग लॉट में, मैंने वेरीफाई कर लिया, भाई गाड़ी खड़ी है ना, क्या तूने देखा ये गाड़ी हमारी है या नहीं है। इसका मतलब है सर आप ऑडिट एविडेंस जमा किए जा रहे हो गधों की तरह, लेकिन अगर वो अप्रोप्रिएट ना हो तो आपका काम नहीं बनेगा। ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए, सफिशिएंट भी होना चाहिए और रेलेवेंट यानी अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए, ऐसा है। अब बताएं सर हम जितना ऑडिट एविडेंस जमा करेंगे वो क्या होगा, सफिशिएंट भी होना चाहिए, और सफिशिएंट कितना होता है सर, कितना हो, 70% हो 80% हो, नहीं सर ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट, ये डिपेंड करता है ऑडिटर की जजमेंट में। अप्रोप्रिएट का मतलब जो चीज आप वेरीफाई करने जा रहे हो एविडेंस उसके हिसाब से लो। मुझे एग्जिस्टेंस वेरीफाई करना है, तरीका क्या होना चाहिए, शीट से फ्लोर पे है, देखिए सर बुक्स पे जो चीजें आ रही है वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। अगर मुझे कंप्लीटनेस वेरीफाई करना है तो फ्लोर टू शीट आए। अगर मुझे सर ओनरशिप वेरीफाई करनी है तो सर आप कागजात देख लें, उसका मतलब है जैसा आपको एविडेंस चाहिए अप्रोप्रिएट एविडेंस होना चाहिए, ऐसा। तो मुझे एक बात बताएं, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट का मतलब सर इनफ होना चाहिए कंक्लूजन के लिए ऑडिट एविडेंस, और नंबर 2 रेलेवेंट होना चाहिए, जो चीज मैं वेरीफाई करने जा रहा हूं जो मेरा ऑब्जेक्टिव है उससे वो चीज अचीव हो सकती है। हमने पूरा चैप्टर पढ़ना है इस चीज के ऊपर, ऐसा। सिर्फ मैंने आपको बताया ऑडिट एविडेंस क्या है, एक एविडेंस है जिससे मुझे सेंस ऑफ कंफर्ट मिलता है बीइंग एन ऑडिटर के जो मैं कंक्लूजन दे रहा हूं उसके पीछे जो एविडेंस है वो मौजूद है या नहीं। अब मुझे एक बात बताएं सर, जो एविडेंस मैंने जमा किया, जो एविडेंस मैंने जमा किया कंक्लूजन उसके हिसाब से होना चाहिए, हैं? एविडेंस जमा किया सब सही है, कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, ऑडिट एविडेंस जमा किया कुछ सही नहीं है, कंक्लूजन क्या हो,
कुछ सही नहीं है। अगर कंक्लूजन ये हो कि सब सही है तो इसका मतलब मेरा कंक्लूजन एविडेंस के साथ कोरॉबरेट नहीं कर रहा। फिर आपसे पूछ रहा हूँ प्यारे भाई, व्हाट इज मेंट बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस? सर ऑडिट एविडेंस शुड बी सफिशिएंट एज पर द जजमेंट ऑफ ऑडिटर, ऐसा, एंड शुड बी अप्रोप्रिएट, जैसा आपका ऑब्जेक्टिव वैसा आपका ऑडिट एविडेंस, ऐसा है। अब मुझे एक बात बताओ, हम जाके क्या एग्जिस्टेंस वेरीफाई करते हैं, कंप्लीटनेस वेरीफाई करते हैं, क्या करते हैं? हम सब वेरीफाई करते हैं। एग्जिस्टेंस भी वेरीफाई करते हैं, कंप्लीटनेस भी वेरीफाई करते हैं, और ओनरशिप भी वेरीफाई करते हैं, और वैल्यूएशन भी वेरीफाई करते हैं, ऐसा। तो हम सब के लिए अलग अलग ऑडिट एविडेंस जमा करते हैं। क्या करते हैं? सबके लिए अलग अलग ऑडिट एविडेंस। जब हम एग्जिस्टेंस वेरीफाई कर रहे होते हैं तो सर हम फ्लो शीट टू फ्लोर आ रहे हैं। सर जब हमने कंप्लीटनेस वेरीफाई करनी है तो फ्लोर टू शीट आएंगे हम सर। और सर जब हमने वैल्यूएशन वेरीफाई करनी है तो हम चेक करेंगे सर कहीं एसेट इंपेयर्ड तो नहीं है, वैल्यूएशंस निकलवाएंगे, कैश फ्लोज निकलवाएंगे, फेयर वैल्यू निकलवाएंगे। अगर हमने सर ये वेरीफाई करना है कि एसेट हमारा है या नहीं है तो इसका मतलब है आप जो ऑडिट एविडेंस जमा कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? अप्रोप्रिएट होना चाहिए। कैश फ्लोज निकाल के क्या मैं कंप्लीटनेस वेरीफाई कर सकता हूँ? नहीं। क्या कैश फ्लोज निकाल के मैं एग्जिस्टेंस वेरीफाई कर सकता हूँ? नहीं। क्या कैश फ्लोज निकाल के मैं ओनरशिप वेरीफाई कर सकता हूँ? क्या कागजात देख के मैं एग्जिस्टेंस वेरीफाई कर सकता हूँ? मेरे पास एक मोटरसाइकिल के कागज पड़े, मोटरसाइकिल नहीं है, तो एग्जिस्टेंस का मतलब एसेट की, तो अप्रोप्रिएट का मतलब समझ आया कि सर सफिशिएंट है, काफी सारे प्रोसीजर्स करके जमा करना है, और जो ऑडिट एविडेंस जमा करो वो क्या होना चाहिए? रेलेवेंट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ऐसा। सर इसमें पूरा चैप्टर है। सर मैंने ये इसलिए एक छोटी सेटिंग यहाँ डिस्कस कर ली कि आगे जब मैं बात करूंगा मैं कहूंगा ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए, आपके मुंह से एक लफ्ज निकलना चाहिए, कैसा? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, ऐसा। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं मेरे प्यारे बच्चों, और से एक चीज सुनना मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी क्लास का ये टाइम खाने वाला एरिया। सर जब आपने सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जमा कर लिया तो उसके बाद में क्या करूं? फिर आप कंक्लूजन पे जाएं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बने या नहीं। क्या बगैर ऑडिट एविडेंस के आप जो है वो ये कंक्लूड कर सकते हैं? भाई एक जज है, वो फैसला देते हुए क्या करता है? तमाम सबूतों, एविडेंस और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। ऑडिटर भी यही करता है कि तमाम सबूत जमा करने के बाद और सारे गवाहों को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट है या नहीं है। तो बगैर ऑडिट एविडेंस के कंक्लूजन नहीं दिया जा सकता। एक पास पेपर का बड़ा जबरदस्त सवाल है कि एक ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद ऑडिटर जो है वो स्टॉक वेरीफाई करने पहुंचा एक जगह पे। तो भाई ये क्या बात हो गई यार, रिपोर्ट के बाद कौन सा एविडेंस जमा होता है? तो ऑडिट एविडेंस पहले होना चाहिए और रिपोर्ट बाद में आनी चाहिए। आगे इस तरह की चीजें आ रही है सर। फिर ये रिपोर्ट किसको एड्रेस होगी? याद रखना, रिपोर्ट मैनेजमेंट को एड्रेस नहीं होती। रिपोर्ट में लिखा होता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट टू शेयर होल्डर्स या टू मेंबर्स। मेंबर्स का मतलब कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के शेयर होल्डर्स, ऐसा। अच्छा अब एक चीज और सुनो, और सुनो, और सुनो, और सुनो, और सुनो, सुनो मेरे बच्चों। एक कंपनी है, ऑडिट फर्म है, सॉरी, एक ऑडिट फर्म है, ठीक है जी। उसका नाम है सैन फ्रांसिस्को लिमिटेड। इसको चलाते हैं मोहम्मद इस्माइल, सैन फ्रांसिस्को, इंग्लिश नेम लियो, ठीक है। और एक है जनाब अब्दुल कुद्दूस एंड गांची कंपनी, ऐसा। ये चलाते हैं अब्दुल कुद्दूस गांची साहब, ठीक है जी। ये जो सैन फ्रांसिस्को एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, ये अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाते हुए फुल यो किस्म की अंग्रेजी कि हमने जो है वो ऑडिट एविडेंस जमा किया एंड देयरफॉर वी केम टू नो एंड। अच्छा वो क्या कर रहा है? वी हैव ऑडिटेड फला फला एंड फाउंड नथिंग इशू, ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं सर, दोनों ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक के पास जाएंगी, आधों को तो उसकी अंग्रेजी समझ नहीं आएगी, आधों को इसकी अंग्रेजी समझ नहीं आएगी। तो लॉ ने क्या किया? ऑडिट रिपोर्ट की वर्डिंग्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया। जो भी फर्म ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगी अंग्रेजी एक ही जैसी होगी, ऐसा। ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है, ऐसा।
और जो ऑडिट रिपोर्ट लॉ में प्रेस्क्राइब्ड है वो एक ऐसी कंपनी की रिपोर्ट है जहां मामला बिल्कुल सही चल रहा है, जहां मामला बिल्कुल। अब ऑडिटर को कहा कि अगर कहीं मसला आएगा वो तुमने अपने अल्फाज में ड्राफ्ट कर, ऐसा। तो मुझे एक बात बताएं, क्लीन रिपोर्ट, एक साफ रिपोर्ट, चाहे फर्गसन से उठाओ, चाहे केपीएमजी से उठाओ, चाहे मूसालाल गंगाड़ से उठाओ, ठीक है जी, चाहे अब्दुल कुद्दूस गांधी से उठाओ, आपको सारों की वर्डिंग्स क्या नजर आएंगी? सेम नजर आएगी, ऐसा है। अब मेरा एक सवाल है सर, अगर एक कंपनी में आ जाता प्रॉब्लम तो क्या होगा? तो ऑडिटर क्या करेगा? उस रिपोर्ट को पकड़ के मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई करने का क्या मतलब है? एक सेट रिपोर्ट है, क्लीन रिपोर्ट है जो लॉ ने बताई है, लॉ ने कहा अगर गलती हो तो क्या कर देना, इसको चेंज कर देना। तो आइंदा के बाद जब तुम वर्ड सुनो मॉडिफाइड रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट, तो इसका मतलब क्या है? ओपिनियन क्लीन नहीं है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में कोई मसला है, अभी तो कंपनी के ऑडिटर ने क्या किया, एक नॉर्मल स्टैंडर्डाइज्ड रिपोर्ट को उठा के क्या कर दिया, तब्दील कर दिया। आगे चीज आएगी और ओपिनियन का मॉडिफिकेशन और रिपोर्ट का मॉडिफिकेशन, दो अलग अलग बातें आगे आएंगी, ठीक है, अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे बताओ सब कुछ सही है, कौन सी ऑडिट रिपोर्ट उठाएं? जो स्टैंडर्डाइज्ड लॉ ने प्रिस्क्राइब की है, फॉर्म 35B उसको कहते हैं, ठीक है। ना 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 उठाया, कंपनी का नाम चेंज किया, बाकी छोटी मोटी चीजें चेंज की, कहानी खत्म, ठीक है जी। वही वो, क्योंकि इसमें मसला आ जाएगा ना। एक बंदा बेचारा स्टॉक मार्केट में बैठा है, उसको कुछ नहीं आता, वो दो कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेज करता है, वो कहता है यार बस एक वर्ड देख लो ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, में मैं समझ जाऊंगा कि मामला सही। अब सोचो एक बंदा अंग्रेजी उसकी अच्छी है, वो कह रहा है वी हैव नॉट फाउंड एनी मटेरियल स्टेटमेंट्स, एक ने लिखा मटेरियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फाउंड, ठीक है जी। तो हर एक बंदा आपको अंग्रेजी आगे लिखे, कैसे बेहतर क्या है, एक अल्फाज उठा लो, एक तरीका उठा लो, तो रिपोर्ट का फॉर्मेट पूरी दुनिया में क्या होता है, जो लॉ होते हैं वो सेम कर देते हैं, ताकि यूजर के लिए मिसलीडिंग चीज क्रिएट ना हो। लेकिन अगर सर मॉडिफाई होगा, फिर हर एक कंपनी के सर्कमस्टांसेस अलग अलग हैं, ऑडिटर उसके हिसाब से रिपोर्ट क्या करेगा, ड्राफ्ट करेगा, वो भी सिर्फ एक पार्ट, पूरी रिपोर्ट नहीं, सिर्फ एक पार्ट। डन। अब बताएं जी, मैं आपसे कह रहा हूं लॉ ने क्या किया है, रिपोर्ट को स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट पे बताया हुआ है, ठीक है जी, in which the financial statements are prepared as per financial reporting framework। यानी जो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है वो किस कंपनी का है, जहां कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बने, बिल्कुल सही बने हैं। If the financial statements are not prepared as per financial reporting framework, auditor amends and modify the report accordingly। ऐसा है। अच्छा, अब बोर्ड पे देखना, मैं आपके सामने ना एक छोटा सा हिसाब किताब रखा, मुझे एक बात बता, एक बहुत ही छोटी सी गलती पकड़ी गई, बहुत छोटी सी, कुछ हजार रुपयों की गलती थी, ठीक है जी। ऑडिटर को एक बिल मिला जिसके अंदर जो है वो 1000 रुपए लिखे हुए थे, ठीक है, पकौड़ों का बिल था। ऑडिटर ने बिल उठाने के बाद जाके पता किया पकौड़े किसने खाए थे, एम्प्लॉय ने खाए थे। से पूछा भाई तूने 1000 रुपए के पकौड़े खाए? उसने कहा सर मैंने 100 रुपए के खाए थे। ये तो पता नहीं किसने एक जीरो ज्यादा लगा दिया। ऐसा कैसी मिस्टेक है, बहुत छोटी सी, ठीक है जी। कंपनी बिलियंस ऑफ रुपीस के प्रॉफिट में, पकौड़ों का बिल कितना, सिर्फ 900 रुपए ओवरस्टेट। ऐसा सर क्या रिपोर्ट क्वालिफाई करता है? नहीं सर, इमटेरियल है, इमटेरियल है। लेकिन क्या ये ऐसी बात है कि जाके डायरेक्टर्स को बताया जाए कि भाई आपके एक एम्प्लॉय ने 900 रुपए के पकौड़े? नहीं, क्लियरली ट्रिवियल का मतलब है ऐसा मिसस्टेटमेंट जो ना रिपोर्ट चेंज करवाएगा ना हम मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेंगे। ऐसा तो मैं इधर दो कॉलम बना देता हूं, किसके, कम्युनिकेशन टू दोस चार्ज विद डायरेक्टर्स को कहते हैं कम्युनिकेशन टू दोस चार्ज विद गवर्नेंस और रिपोर्ट। अगर एक क्लियरली ट्रिवियल, बता रहा हूं क्वालिफाई का मतलब क्या होता है, एक क्लियरली ट्रिवियल का मतलब होता है इंतहाई मामूली। पता कितना होता है क्लियरली ट्रिवियल? प्रॉफिट का 5% मटेरियल कहलाता है। ऐसा प्रॉफिट का 5% मटेरियल कहलाता है, उसका 5% क्लियरली ट्रिवियल है। 100 रुपए का प्रॉफिट है, मटेरियलिटी कितनी होगी? 1000 रुपए का प्रॉफिट या लाख रुपए का प्रॉफिट है, मटेरियलिटी कितनी होगी? 5000। 5000 का 5% कितना होता है? 5000 का 5% कितना होता है? 250 सर 250 के अंदर अंदर अगर मिस्टेक है ना तो हम वो अवाम नास को
नहीं बताएंगे। अवाम नास का मतलब रिपोर्ट में नहीं डालोगे, और आप डायरेक्टर्स को भी नहीं बताओगे, ना ये कम्युनिकेट होगी ना रिपोर्ट में डलेगी। ऐसा इमटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब क्या होगा सर? अब रिपोर्ट में तो नहीं डलेगी, लेकिन सर हम डायरेक्टर्स को जरूर बताएंगे, क्योंकि बाद औकात इमटेरियल बहुत सारी मिसस्टेटमेंट्स मिलके क्या हो जाती है, मटेरियल हो जाती है। इमटेरियल है भी, हम तब भी क्या करेंगे, डायरेक्टर्स को जरूर बताएंगे। वही चीज छोटी है लेकिन आपकी नोटिस में आनी चाहिए, बता रहे हैं आप, ये गलती है इसके, हम रिपोर्ट में क्वालिफाई नहीं कर रहे लेकिन आपको जरूर बता रहे हैं। इमटेरियल है, मटेरियल होती तो हम क्वालिफाई कर देते, ऐसा। अब मटेरियल है पर परवेसिव नहीं। अच्छा सुनो, अगर मटेरियल परवेसिव में क्या बोलूं, सुनो सुनो सुनो, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मैं एक बात आपसे कहता हूं ना, सुनो, मिसाल के तौर पर बेग साहब जो है ना, वो रिश्ता लेने गए किसी के साथ, ठीक है। उन्होंने कहा जी जबरदस्त लड़की है माशाल्लाह, हार्वर्ड से पढ़ी हुई है, MBA किया हुआ है माशाल्लाह, कोई 12-13 लाख रुपए कमाती है, लेकिन हेरोइन पीती है। क्या करती है? हेरोइन पीती है, इंजेक्शन ठोकती है, ठीक है। और सुनो सुनो सुनो, और दिन में 3 घंटे बस नशे में टन पड़ी रहती है, कुछ पता नहीं होता क्या हो रहा है उसके साथ। मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? सुनो 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 सुनो, ये इसका मतलब है सब खराब है। परवेसिव का मतलब क्या है? सब खराब, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मेजॉरिटी एरिया खराब, सब में मसला, पीपी में मसला, इन्वेंटरी में मसला, ठीक है जी, इंटेंजिबल्स के अंदर भी मसला, रिसीवेबल्स के अंदर भी मसला। हम क्या कहेंगे जनाब, गलतियां इतनी ज्यादा है कि क्या हो गई, परवेसिव हो गई। क्या हो गई? परवेसिव हो गई। मटेरियल का क्या मतलब होता है? एक आध चीज में मसला है, एक आध चीज में मसला है जो 5% का प्रॉफिट के बराबर है। तो सर अगर मटेरियल में स्टेटमेंट है तो हम क्या लिखते हैं, हम अपना ओपिनियन कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं जनाब, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट इन्वेंटरी। क्या लिखते हो? सब सही है लेकिन इन्वेंटरी में मसला है, मटेरियल मसला है, वो बता। परवेसिव का मतलब क्या है? मेजॉरिटी चीजें खराब है। अब बताओ सर, एक ऑडिटर ने जब क्लीन ओपिनियन देना होता है क्या लिखता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट। क्वालिफाइड ओपिनियन देना होता है, मटेरियल का मसला आएगा ना तो हम कहेंगे हमारी रिपोर्ट क्या होने जा रही है? क्वालिफाई होने जा रही है। क्या होने जा रही है? क्वालिफाई होने जा रही है। भाई मेरी आवाज आ रही है? भाई मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। अब बताओ मैं क्या करूंगा सर? ये मटेरियल में तो कुछ नहीं होगा सर, मटेरियल परवेसिव हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट भी करेंगे और रिपोर्ट को मॉडिफाई या क्वालिफाई भी कर देंगे। ऐसा ऐसा है। व्हाट इफ के सर परवेसिव हो, हम कहे सब खराब है, ऐसा क्या मामला है? सब खराब है। तो सर अगर सब खराब है तो आप कम्युनिकेट भी करोगे और एडवर्स ओपिनियन दोगे। क्या दोगे? एडवर्स ओपिनियन कैसे? वो सुनो, बता रहा। क्वालिफाइड का मतलब क्या है? सब सही है सिवाय इन्वेंटरी के, सब सही है सिवाय रिसीवेबल्स के। एडवर्स ओपिनियन सब खराब है। दोनों को मॉडिफाइड कहते हैं। मॉडिफाइड का मतलब है जब रिपोर्ट चेंज हो जाए। क्वालिफाइड रिपोर्ट भी मॉडिफाइड है और एडवर्स ओपिनियन भी मॉडिफाइड है। ऐसा। अब बताओ मॉडिफाई कब करते हो? मॉडिफाई कब करते हो? सर जब मटेरियल या मटेरियल एंड परवेसिव सर में स्टेटमेंट हो तो हम क्या करते हैं, अपने रिपोर्ट को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफिकेशन की नेचर क्या है? या तो रिपोर्ट क्वालिफाई होती है, सब सही है, एक चीज खराब है, या क्या हो? अच्छा मुझे एक बात बताए, कंपनी की इन्वेंट्री 90% है बैलेंस शीट की, एक ही हेड खराब है, क्या लिखूंगा? एडवर्स या क्वालिफाइड? एडवर्स, क्योंकि मैं कहता हूं मेजॉरिटी बैलेंस शीट क्या हो? खराब हो। एक कंपनी की इन्वेंट्री 90% है टोटल एसेट्स की, मैं कह रहा हूं भाई इन्वेंट्री में, इसकी मिसाल ऐसी है कि किसी को सर में गोली लगी, आपको यार कुछ मसला नहीं, वैसे सर में गोली लगी, इससे क्या होगा सर? सब खत्म। एक कंपनी की इन्वेंट्री बैलेंस शीट पे इतनी ज्यादा है कि उसके टोटल एसेट्स का 90% इन्वेंट्री है, और एज एन ऑडिटर आपने जाके देखा इन्वेंट्री में बड़ी बड़ी मिसस्टेटमेंट्स हैं, क्या लिखूं मैं? क्वालिफाइड या एडवर्स? मैं कहूंगा एक हेड में इतना बड़ा मसला है और वो हेड बैलेंस शीट का इतना बड़ा पार्ट है कि इसके मेजॉरिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं? खराब है। क्या मेजॉरिटी का मतलब अमाउंट के हिसाब से या नंबर ऑफ हेड्स के हिसाब से? अमाउंट के हिसाब से। ऐसा। अब बताएं सर, मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूं और सुनना,
सर एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 5-6 एसेट्स हैं, एक में मसला है, बाकी सब सही है, उसूलन हमें क्या देना चाहिए? क्वालिफाइड ओपिनियन देना चाहिए। लेकिन अगर वो एक हेड टोटल बैलेंस शीट का 90% हो, 80% हो, 70% हो, तो अब उसके अंदर खामी, तो इसका मतलब है बाकी क्या बच गया फिर यार? सब तो यही है। ऐसा है, एक बैंक पे आप ऑडिट करने गए, उसने कहा जी हमारे डिपॉजिट्स के हेड में सिर्फ इशू है, बाकी सब सही है। आपने कहा तो दांती डिपॉजिट्स के अलावा है ही क्या तेरे पास हैं? आप एसएसजीसी के ऑडिट पे गए, उसने कहा जी हमारे फिक्स्ड एसेट्स में इशू है। एसएसजीसी के फिक्स्ड एसेट्स ही सब कुछ है। क्यों? इनकी जो पाइपलाइंस डली हुई इनके फिक्स्ड एसेट्स हैं। उनके पास सबसे बड़ा एसेट है किस चीज का? मैंने कहा हमारा फिक्स्ड एसेट खराब है, बाकी सब सही है। मैंने कहा तुम्हारे हाई फिक्स्ड एसेट मनूसा और क्या है तुम्हारे पास? ऐसा। अब बताएं सर, क्लियरली ट्रिवियल में क्या करना है? क्लियरली ट्रिवियल का मतलब है एरर टोटल प्रॉफिट के 5% का 5% से भी कम। तो हमने क्या करना है? ना कम्युनिकेट करना है, ना रिपोर्ट करना है, ना आवाम को बताना है, ना डायरेक्टर्स को बताना है। आवाम को कैसे बताते हैं? रिपोर्ट के थ्रू। डायरेक्टर्स को कैसे बताते हैं? कम्युनिकेशन टू डायरेक्टर्स। ऐसा। सर इममटेरियल में स्टेटमेंट क्या करेंगे? सर डायरेक्टर्स को बता देंगे, अवाम उन्नास को नहीं बताएंगे। सर फिर मटेरियल है पर परवेसिव नहीं है। सर डायरेक्टर्स को भी बताएंगे और रिपोर्ट में लिखेंगे कि इसके अलावा बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, सही है। फिर मटेरियल परवेसिव, डायरेक्टर्स को हम बताएंगे और हम अवाम को बताएंगे कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ऐसा। क्लीन ओपिनियन की वर्डिंग्स क्या होंगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिवन ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट फॉर मटेरियल, एक्सेप्ट फॉर इन्वेंटरी, एक्सेप्ट फॉर पीपी, जो भी आपका एड खराब हो। एडवर्स ओपिनियन क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ऐसा। ऐसा है मेरे बच्चों, ये बात भेजे में बैठती है। अब जी मेरे बच्चे, तो इसका मतलब है हमने 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 मटीरियलिटी को एग्रीगेट देखना है टोटल बेसिस पे। ठीक है जी। छोटी छोटी इमटेरियल में स्टेटमेंट्स अगर ऐड अप हो गए मटीरियल हो गई ना, तो फिर मटीरियल में स्टेटमेंट कहलाएगी, वही मटीरियल नहीं होगी। यानी हम मटीरियलिटी को एग्रीगेट बेसिस पे देखते हैं। ठीक है जी। सेल भी 5 रुपए से आउट है, कॉस्ट भी 5 रुपए से आउट है, इंटरेस्ट भी 5 रुपए से आउट है, तो ये गलती 15 रुपए की है। ऐसा। अभी आगे हम एक चीज पढ़ेंगे मटीरियलिटी में कि बाज़ औक़ात एक छोटी सी अमाउंट की मिस स्टेटमेंट मटीरियल बन जाती है। मिसाल के तौर पे कोविड के दौरान एक फार्मा कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट पे डेवलपमेंट एक्सपेंस दिखाया 50 मिलियन का। उसकी बैलेंस शीट बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। कितने मिलियन का दिखाया? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब समझ लो। एक चीज होता है रिसर्च एक्सपेंस, हम एक तजुर्बा कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? फिर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से हम उसको कैपिटलाइज करना शुरू करते हैं। ऐसा। एक फार्मा कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट के ऊपर लिखा जी कि मैंने कोविड की वैक्सीन पे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर लग कर दिया 50 मिलियन का। इसका मतलब क्या है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, झूठ बोल रही है, उसकी बैलेंस शीट बिलियंस ऑफ रुपीस की है, लेकिन आप यकीन करें अवाम उन्नास बिलियंस ऑफ रुपीस को छोड़ के उस 50 मिलियन के अमाउंट को उठा के उसकी कंपनी में दबा के शेयर्स खरीदना शुरू कर देंगे। क्यों? उनको लगता है कि जी आने वाले दिनों में इसके प्रॉफिट्स में सब्सटेंशियली क्या होगा? इजाफा होगा। तो सर बाज़ औक़ात मटीरियलिटी अमाउंट से नहीं बल्कि क्वालिटी से, नेचर से भी आइडेंटिफाई की जाती है। ऐसा। तो सर हमें लॉ कहता है कि मटीरियलिटी क्वालिटेटिव भी होती है और क्वांटिटेटिव भी होती है। क्वांटिटेटिव क्या है? 5% का प्रॉफिट। क्वालिटेटिव क्या है? एनीथिंग दैट अफेक्ट्स द डिसीजन ऑफ द यूजर। ऐसा। ऐसा है कि नहीं? तो सर याद रखिएगा, आगे हम मटीरियलिटी पढ़ेंगे तो मटीरियलिटी नेचर के हिसाब से भी देखनी है, अमाउंट के हिसाब से भी देखनी है और एग्रीगेट करके देखनी है। ऐसा। किसी लिहाज से भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। अब बताओ, क्लियरली ट्रिवियल, ना आवाम को रिपोर्ट करना है ना डायरेक्टर्स को। इममटेरियल, आवाम को तो नहीं बताना, डायरेक्टर्स को बता देना। मटेरियल बट नॉट परवेसिव, दोनों को बताना है, आवाम को ही बताना है। और लेकिन आवाम को ऐसे नहीं बताना कि सब तबाह हो चुका है और गरक हो चुका है। नहीं, हम क्या कहेंगे? सब सही है, बस एक मसला है वो आपकी नजर नोटिस में लाना है। फिर सर मटेरियल एंड परवेसिव, वो एक वीडियो है ना इंडियन की, जो सर्दी में खड़ा होता है इंटरव्यू लेने जाता है, उसके बाद कि सर्दी है पेंशन लेने आया, आखिरी वाला वो केस है। ठीक है जी, कि सब कुछ
तबाह बर्बाद है, ऐसा। अच्छा सुनो, अब सुनो 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 अच्छे तरीके से एक चीज सुनना, मैं बराबर में एक छोटी सी चीज और लिख रहा हूँ, और सुनो, गौर से सुनो, गौर से सुनो, गौर से सुनो, गौर सुनो मेरे प्यारे बच्चों। पहले तो कर ले, बातें कर ले। हाँ जी, हाँ जी, इमटेरियल में स्टेटमेंट रिपोर्ट को हम क्या करेंगे, अनमॉडिफाइड। मटेरियल में स्टेटमेंट हम क्या करेंगे, रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देंगे। अब सुनो अच्छे तरीके से एक चीज सुनना सर, अगर इमटेरियल में स्टेटमेंट है रिपोर्ट क्लीन जाएगी, मटेरियल है क्वालिफाई हो जाएगी, परवेसिव है तो एडवर्स जाएगी। एक छोटी सी चीज और सुन लो, एक छोटी सी चीज और सुन लो, एक चीज होती है स्कोप लिमिटेशन। क्या होती है, ये आगे हमने डिस्कस करना था, यही कर लेते हैं, तो मुझे आगे समझाने में आसानी। स्कोप लिमिटेशन का मतलब ऑडिटर एक काम करने जा रहा है और मैनेजमेंट उसको काम नहीं करने दे रही है, या ऑडिटर जा रहा है काम करने के लिए, हालात ऐसे बन गए कि वो ऑडिटर वो प्रोसीजर नहीं कर पा रहा, इसको कहते हैं स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिटेशन दो तरह की होती है, इम्पोज्ड बाय, imposed by circumstances, या created या imposed by management। एग्जाम्पल देख लो दोनों। मैं एक कंपनी का ऑडिट पे गया, मैंने कहा जी आपका एक वेयर हाउस है नॉर्थ में, ठीक है जी, वो नारायण कागान के पास होता है, मुझे जाके उसमें जो स्टॉक पड़ा है वो वेरीफाई करना है। उसने कहा सर मसला ये नारायण कागान के पास आए हैं सैलाब, आप जिंदगी का आखिरी काम स्टॉक गिन रहे होंगे, उड़ जाएंगे आप वहां पे, मुझे बताओ ये एक स्कोप लिमिटेशन है, मैं ऑडिट प्रोसीजर नहीं कर पा रहा हूँ, ये किसकी वजह से, सर्कमस्टांसेस की वजह से, ऐसा। सर मैंने कहा मैंने डेटर्स को कंफर्मेशन लिखना है, कंफर्मेशन भेजना है डेटर्स को, मैनेजमेंट ने कहा ये कुद्दूस को भेजने की जगह बाकी सबको भेज दो। मैंने कहा कुद्दूस को क्यों नहीं भेजो, बाकी छोड़ो कुद्दूस को ही भेजेंगे। उसने कहा नहीं आप कुद्दूस को नहीं भेज सकते, आपने भेजा तो आपका हिसाब किताब तो खराब। अब मुझे एक बात बताएं, क्या मैनेजमेंट एक चीज से मना करे हम करेंगे वो चीज? कल लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऑडिटर के पास सर्च की पावर नहीं है। अगर आपको मैनेजमेंट मना करे आप मना हो जाओगे, ठीक है नहीं भेजना कुद्दूस को नहीं भेजेंगे, लेकिन ये क्या है, एक स्कोप लिमिटेशन है जो किसने इम्पोज किया, मैनेजमेंट। ऐसा अब सुनो 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 बता रहा हूँ ना, रुको तो सही ना। अब एक बात बताओ, स्कोप लिमिटेशन की वजह से ऑडिट एविडेंस कलेक्ट नहीं हो पाता, स्कोप लिमिटेशन की वजह से ऑडिट एविडेंस कलेक्ट नहीं हो पाता अगर मैटर इममटीरियल है, अगर मैटर इममटीरियल है, अगर मैटर इममटीरियल है तो सर स्कोप लिमिटेशन बाय सर्कमस्टांसेस, स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट कह रही है अब्दुल जब्बार को आप कंफर्मेशन नहीं भेजेंगे, आपने कहा अब्दुल जब्बार को कंफर्मेशन ना भेजेंगे, उसने कहा नहीं भेजेंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ अब्दुल जब्बार से सिर्फ 50,000 रुपए रिसीव होने, पूरी बैलेंस शीट बिलियंस ऑफ रुपीस की है, तो मैं क्या कहूँगा जनाब मैनेजमेंट रोक तो रही है लेकिन मामला कितने अमाउंट का है, तो सर हम इसमें अपनी रिपोर्ट को क्या रखेंगे, क्लीन रखेंगे, चाहे मैनेजमेंट ने इम्पोज किया हो चाहे सर्कमस्टांसेस, इममटीरियल। ठीक है जी, अगर मटीरियल तो वेरी गुड सर, हम क्वालिफाई कर देंगे, ऐसा दोनों में क्वालिफाई करेंगे, ऐसा बता रहा हूँ ना। 2 मिनट रुको, सही सबर अली यार, रक्षे से आगे नहीं भागना, हमने बता सारी चीजें बता रहा हूँ। सर अब एक स्टॉक वेरीफाई नहीं कर पाए, स्टॉक जो है वो मटेरियल आइटम है, नहीं वेरीफाई कर पाए, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट फॉर स्टॉक जहां हमने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सके, या हालात की वजह से या मैनेजमेंट की वजह से, हम अपनी रिपोर्ट को क्या कर देंगे, क्वालिफाई। व्हाट इफ के सर परवेसिव हो, हमने कहा जी हमने स्टॉक वेरीफाई करना है, मैनेजमेंट ने कहा नहीं करने देंगे, हमने कहा हमने डेटर्स को कंफर्मेशन भेजनी है, मैनेजमेंट ने कहा नहीं करने देंगे, हमने कहा ये फिजिकल जो पीपी पड़ा ये कहाँ पड़ा है, उसने कहा कहीं नहीं पड़ा, कुछ नहीं करने देंगे तुम्हें। अब एडवर्स नहीं सर, मैं डिस्क्लेमर दूंगा, क्या दूंगा, क्या लिखूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब खराब है क्योंकि हमें कुछ देखने ही नहीं दिया, नहीं ओपिनियन नहीं दूंगा ना, डिस्क्लेमर का क्या मतलब है, मैं लिख दूंगा भाई मैं ओपिनियन ही नहीं दे सकता क्योंकि मैंने कुछ देखा ही नहीं, ऐसा। ये जो बीच वाला है मैं कहूंगा मैंने सब देखा, सब सही है, सिवाय एक चीज मैनेजमेंट ने नहीं दिखाई, मसला उसके अंदर। ये क्या कह रहे हो,
मैनेजमेंट ने कुछ नहीं दिखाया तो मैं क्या कहूँगा, क्या हालात है अंदर, कुछ देखते तो बताते ना। तो सर आपने क्या देना जनाब, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना। सर मुझे एक बात बताएं, जब दोनों जगह पे ऑडिट रिपोर्ट की ट्रीटमेंट सेम है, चाहे सरकमस्टांसेस ने स्कोप लिमिटेशन इंपोज की हो या मैनेजमेंट ने इंपोज की हो, अगर ये मटेरियल दोनों जगह क्लीन है, अगर मटेरियल दोनों जगह क्वालिफाइड है, और अगर परवेसिव दोनों जगह डिस्क्लेमर है, तो फिर इस बाइफरकेशन की जरूरत क्या थी? है नहीं। अगर सर मैनेजमेंट इंपोज करेगी ना तो इसके अंदर फिर बड़े रिप्रिकॉशन है। आप गए ऑडिट करने के लिए, मैनेजमेंट ने कहा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप ऑडिट के लिए आ गए, बेहतरीन जी बैठे, चाय वाय पिलाते हैं आपको, आप बैठ गए, आपने कहा जी हमने अब मार्च मई का महीना चल रहा है, ऑडिट हमने कब करना है? दिसंबर में करना है। हमने कहा जी हम आएंगे, हम ऑडिट में ये काम करेंगे। मैनेजमेंट ने कहा नहीं करने देंगे। आपने कहा भाई हम ये काम करेंगे, उन्होंने कहा नहीं करने देंगे। आपने कहा बगैर तो फिर तुम लोग अगर नहीं करने दोगे तो फिर हम ऑडिट क्यों करें? ऐसा याद रखिएगा, स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट में अदर इम्प्लीकेशंस भी होती है। आप ऑडिट से विड्रॉ कर सकते हो। जब आपको पता है कि अल्टीमेटली आपने ओपिनियन ही नहीं देना, तो फिर क्या करो, आप विड्रॉ कर जाओ। याद रखना इसमें अदर रिपोर्टिंग के अलावा अदर इश्यूज भी जो हमने आगे जाके देखने हैं। तो याद रखिएगा दोनों की रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस एक है, लेकिन वो जो दूसरा वाला है उसके अंदर इम्प्लीकेशंस और भी, फ्रॉड भी फिर आप ढूंढना शुरू कर देते हो। जब मैनेजमेंट आपको रोकती है ना तो फिर बहुत सारे ऑडिट प्रोसीजर्स आपको करना पड़ जाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं जनाब जब स्कोप लिमिटेशन क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट इज ऑफ अ मटेरियल नेचर, तो फिर मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी डाउट में आ जाती है, फिर आपके ऑडिट प्रोसीजर चेंज हो जाते हैं। ठीक है जी, ये सारे मामला हमने आगे जाके देखने। अपार्ट फ्रॉम दैट रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस दोनों की क्या है, सेम, चाहे परवेसिव हो चाहे, है ना। हाँ हमें मैनेजमेंट को हम ये कहेंगे टाइम जाया हो गया भाई, तो काम भी तो नहीं कर रहे हो ना ये ऐसा नहीं है ना। ये आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं जनाब, अगर तुम्हें पता है कि डिस्क्लेमर ही देना है एंड में और स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, तो इट्स बेटर कि आप क्या करो, विड्रॉ करो। अच्छा मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी डाउट में, मुझे इंटीग्रिटी डाउट में तो हमें क्या, हम तो ऑडिट करने हैं। नहीं सर देखें, एक बीच में एक मसला आया कि एक एग्जैक्ट कंपनी है, उस पर एक इल्जाम लगा था ना कि 2 नंबर डिग्रीज बेचती है। अगली पकड़ाई किसकी हुई? उसके ऑडिटर की हुई। क्यों? ऑडिटर ने कहा मैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ओपिनियन देता हूँ, उसके ऑपरेशंस क्या है, मुझे क्या करना। उसने कहा नहीं बेटा तू पकड़ा जाएगा। तो याद रखिएगा सर, ऑडिट का प्रोफेशन ऐसा है कि जब आपको पता चल जाए ना कि मैनेजमेंट में गंद है, फिर आप अपना ओपिनियन देने की जगह विड्रॉ करना प्रेफर करते हो। ठीक है जी, जहां इंटेग्रिटी डाउट में आ गए और इंटेग्रिटी सेवियरली डाउटफुल है, फिर वहां हम कहते हैं भाड़ में जा फीस, इज्जत बचाओ पहले। लोहार के पास बैठेंगे, हमारे कपड़ों में भी सुराख होंगे, ठीक है, भले हम काम नहीं कर रहे हैं ऐसा। अक्सर वो बेहतर मैं काशिफ के साथ घूम रहा हूँ, घर पे जाता हूँ, बेगम कहती है आप सिगरेट पी गया, क्योंकि कपड़ों में चला जाता है धुआं, पता नहीं जाता होगा, ऐसे कुछ नहीं होता है, जाता है। बेगम ना सिगरेट पिया आपने? ओ भाई नहीं पीता मैं यार, खराब आदमी किस नहीं, मतलब इन्वेंट्री 90% एसेट है तो और कंपनी चेक नहीं करने दे रही तो डिस्क्लेमर है। मुझे एक बात बताया, गांव में एक बंदे के सर पे गोली लग गई, लोग देखने आए, इंतकाल हो गया उसका। एक आदमी ने आके कहा यार अल्लाह का शुक्र है आंख बच गई। आंख बचा के करना क्या भाई, जब इन्वेंट्री इतना बड़ा ऐड है और सर पे गोली मार दी आपने, तो फिर कहानी खत्म। अल्लाह का शुक्र है रिसीवेबल सही है, क्या करना है, रिसीवेबल का अचार डालना है। 90% आपके पास बैलेंस शीट पे क्या मौजूद है। अब बताओ सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुनना गौर से, आप एक 20,000 के डायरेक्टर को लेटर भेजना चाह रहे हो, मैनेजमेंट नहीं भेजना दे रही है, डायरेक्टर्स को बताओगे? नहीं, क्यों? क्लियरली ट्रिवियल है तो हम नहीं बताएंगे, ऐसा क्लियरली ट्रिवियल है तो नहीं बताएंगे। सर अगर मटेरियल में स्टेटमेंट है तो मिस स्टेटमेंट है तो क्वालिफाई करेंगे और डायरेक्टर्स को बताएंगे। सर मटेरियल स्कोप लिमिटेशन इंपोज बाय सर्कमस्टांसेस और मैनेजमेंट, क्वालिफाई करेंगे सर। सर एडवर्स ओपिनियन देने के लिए परवेसिव स्टेटमेंट होनी चाहिए, लेकिन सर याद रखना परवेसिव नेचर की स्कोप लिमिटेशन हो तो डिस्क्लेमर देंगे हम, ऐसा है। ये बात समझ आती है? अच्छा एक स्टेप आगे जाए हम दोस्त, बढ़े। ये कॉपी करना है।
ये सारी चीजें आप जब किताब लेकर आएंगे ना उस पर लगी भी होंगी। 50-50 हो तो ये भी सारा मिल जाएगा है सारे देंगे ना क्या जी? सब 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 अभी ले लो, अभी ले लो जी। सबर करो, रुको 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 रुक जाओ प्यारा भाई, ऐसे ही 2 मिनट होगा या 2 सेकंड रुक जाओ खाली, नहीं तो ये मेरी जान को आए में। हेलो 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 हेलो, दो मिनट रुक जाओ बेटा, नहीं तो ये जो है ना वो एक दिन ये प्रिंट करेगा इंशाल्लाह। ये कौन है ना कभी नहीं सुधरेगी। किताब सॉफ्ट कॉपी में दो, कहते हैं हार्ड कॉपी नहीं दे रहे हो। किताब हार्ड कॉपी में दो तो सॉफ्ट कॉपी नहीं दे रहे हो। अभी मैं FAR2 की किताब सॉफ्ट कॉपी में दे रहा हूँ, बच्चे कह रहे हैं हार्ड में भी दे दे। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अभी काला हो जाएगा। हाँ सही है, इंसान किसी हाल में कुछ नहीं। भाई मैं आपको सॉफ्ट कॉपी में किताब दे दूंगा, आपने बाहर से हार्ड कॉपी खरीदनी है बाहर से हार्ड खरीद लें, नहीं तो उसी को आप हार्ड बना दें प्रिंट निकाल के, जैसे आपकी मर्जी। मैं तो आपको कहता हूँ इतना बाप का पैसा जाया करते हो, एक सेकंड हैंड आईपैड लो, एक उसके साथ आई पेंसिल लो, ठीक है जी, टोटल मिला के आपको ये दोनों चीजें 1 लाख रुपए के अंदर मिल जाएंगी। जिंदगी भर के रजिस्टर से जान छूटी, जिंदगी भर के फजूल चीजों से जान छूटी है। अब्बा क्या पड़ोसियों के लिए रखा है क्या है? पैसे अगर मैं दूं तो चलो भाई प्रिंट हो गया, औलाद जिसकी उससे पैसे मांगो।